क्लास 7 चैप्टर 8 मेरा विद्यार्थी जीवन। तो यहाँ पे गांधी जी ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में कहा गया है कि उसका विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ और उन्होंने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने एक शिक्षा के महत्व को दर्शाया है, पितृ के प्रति सेवा भाव जागृत किया है कि कैसे उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में माता पिता की सेवा की, पढ़ाई कैसे की और पढ़ाई में कैसे रुचि थी। इस प्रकार से उन्होंने इस चैप्टर में विद्यार्थी जीवन में अपने बारे में कहा है। ठीक है, तो जैसे हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था, वह मूर्ख नहीं माना जाता। शिक्षकों के प्रति हमेशा वह शिक्षकों का, बड़ों का आदर सत्कार करता था, सम्मान करता था। ठीक है, और जैसे ही वह क्लास 5वीं 6वीं क्लास में थे तो उनको छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती थी, जिससे छात्रवृत्तियाँ मतलब यहाँ पे जो स्टाइपेंड फंड बोलते हैं ना, जो सरकार की ओर से मिलता है, जो सरकार की ओर से हमें कुछ रुपया मिलता है पढ़ाई के खर्च के लिए, तो इन्हें भी मिला था। तो वे अपने जो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी उन्हें अपने पढ़ाई में खर्च करती थी और वह पढ़ाई में मन लगा के अपनी पढ़ाई करता था। ठीक है, मैं अपने को बहुत योग्य न समझता था, तो वह अपने को कभी योग्य नहीं समझता था। वह हमेशा अपने को हमेशा साधारण और सिंपल समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य, अपने आचरण का बहुत बड़ा ख्याल रखता था, मतलब अपने व्यवहार का, अपने आचरण का। ठीक है, और ऐसे भी उन्होंने कहता है कि जब वह क्लास 5वीं या 6वीं क्लास में थे उस टाइम में वह टीचरों से मार भी खाया था। उन्हें भी बताता है कि उस समय जब मार खाया तो उस समय वह फूट फूट कर रोया। और उस समय उसका जो हेडमास्टर थे एदल जी गिमी जो हेडमास्टर थे उनके समय में, तो उन्होंने उन्हें पनिशमेंट भी दिया था और मार भी उन्हें खाया था कि अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, इस प्रकार से उनको कहा गया था। लेकिन कुछ ऊंचे दर्जे के जो विद्यार्थी लोग थे गांधी जी के साथ में, तो उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी दिए गए थे, जैसे क्रिकेट, कसरत लाजमी कर दी गई थी। मतलब उनके लिए कुछ अच्छे फैसिलिटियाँ थी, लेकिन गांधी जी को इनमें रुचि नहीं थी। वे कभी भी फुटबॉल, क्रिकेट नहीं खेलते थे, कसरत भी नहीं खेलते थे और ना फुटबॉल के सामने वह जाता था। लज्मी होने के कारण, मतलब लज्जा शर्म होने के कारण वह मेरा झेपूपन भी एक कारण था, मतलब वह लज्जा था, शर्मीला था इस प्रकार से। और वह कसरत को भी ऐसा समझता था कि उस समय थोड़ा बचपन अवस्था में था, इसलिए कसरत करने से कोई फ़ायदा नहीं, इस प्रकार से वह अपने आप को समझता था। लेकिन वह गलत सोचा। व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए, हम सभी जानते हैं कि व्यायाम करना, कसरत करना एक शरीर की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है क्या नहीं। तो इसलिए वह जब वह छोटा था उस समय उन्होंने कसरत को शिक्षा से कुछ अलग ही समझता था। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से कोई नुकसान ना हुआ। इसका कारण है कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है, तो वह समझता है कि खुली हवा में घूमना, यह भी एक कसरत का ही देन है कि खुली हवा में टहलना, घूमना एक अच्छा है। मुझे पसंद आया, तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत की और अब तक है। तो मतलब उसे घूमना पसंद है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा थी, तो वह पढ़ाई के साथ साथ, घूमने के साथ साथ वह घर परिवार और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखता था। परंतु घीमी साहब क्यों माफ़ी देने। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, उस समय की बात है, उस समय ना हाथ में घड़ी थी ना मोबाइल ना। आकाश में बादल, आकाश को देखकर सूरज को देखकर टाइम का पता लगाते थे।
तो आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चला। बादलों से मुझे धोखा हुआ। तो बादल जब छा गया था तो समय का अंदाज़ा नहीं लगा पाया और वह बादल को धोखा देने लगता है। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक सब लोग चले गए होते। दूसरे दिन घीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया, मतलब एब्सेंट हो गया था। उन्होंने कसरत के समय एब्सेंट हो गया था। ठीक है। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं। कितना जुर्माना हो गया? तो बहुत सारी उनकी गलतियों का जुर्माना भी दिया गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला? पर कोई उपाय ना रहा। मन मनोस कर जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं करना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। तो उन्होंने भूल भी की थी और हम सबों से भूल होती है ना, तो कि पढ़ाई के समय कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कभी मन लगा कर भी पढ़ाई करते थे, लेकिन कसरत के समय वह जा नहीं पाता क्योंकि उनमें रुचि नहीं थी। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना लेने की भूल के लिए शायद मुझे सज़ा ना भोगनी पड़ी, परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। तो अभी वह जो दूसरी भूल की सज़ा जिन्होंने गलती की थी उसका सज़ा तो मिलती ही है ना। तो गांधी जी ने भी दूसरी भूल की सज़ा मिला था। पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रह गई। फिर और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो खत लेख उस समय जो चिट्ठी लिखी जाती थी ना, उसको उन्होंने गांधी जी ने अधूरी शिक्षा बताया गया है। ठीक है। अच्छा खत विद्या आवश्यक अंग है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ, मतलब अपना विचार को वह बताता है कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। आलेखन मतलब वह लिखने की कला जो है उसे सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं को देखकर बालक उन्हें याद करता है। ठीक है। तो गांधी जी और भी अच्छी जो अभी विषय के बारे में बताया गया। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। तो गांधी जी को संस्कृत की जो विषय था वह बहुत ही हार्ड लगता था, कठिन लगता था। रेखागणित एक विषय का नाम है। रेखागणित जो है ये विषय का नाम है। ठीक है। तो संस्कृत उन्हें बहुत हार्ड लगता था, लेकिन फिर भी संस्कृत के जो टीचर्स थे वे बहुत ही सरल और स्वभाव दयालु आदमी थे, जो अच्छी तरह से उन्हें समझाते थे। लेकिन गांधी जी उन्हें समझने की चेष्टा नहीं करते थे और वो उसकी क्लास में एब्सेंट रहते थे। तो इस समय जो उनके जो टीचर्स थे संस्कृत के, उन्होंने उसे बुलाया और उनसे यह भी कहा कि अगर तुम संस्कृत के विषय में अच्छा करते हो तो आगे चलकर तुम्हें कष्ट ना झेलने पड़े। इसे मन लगाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करने की बात कहती है। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। कृष्ण शंकर मास्टर मतलब वही संस्कृत के जो टीचर्स थे। ठीक है। क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता, बल्कि
मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं अधिक संस्कृत ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किस बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। तो उस समय की बात है जो संस्कृत जो विषय बहुत ही महत्व रखता था, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी संस्कृत के बारे में भी कहता है कि संस्कृत के बिना हमें शिक्षा अधूरा है। तो हमें अधिक से अधिक संस्कृत के विषय का भी अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट और अपने विषय पर रुचि रखनी पड़ती है। तो हर विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, जिसमें वह हमेशा रुचि रखता है और उसे मन लगाकर पढ़ाई करता है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षा कोर्स में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी के लिए भी स्थान होनी चाहिए। इन भाषाओं की गिनती भी को किसी को डर की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने विषय के बारे में कहा गया है कि हमें एक अच्छे विषय को लेकर, सही विषय को लेकर हमें मन लगाकर पढ़नी चाहिए। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्यायन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। तो धर्म की शिक्षा ना मिलती है। फिर वायुमंडल में तो कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है कि साक्षात्कार से, अभियान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म के कारण बार बार हवेली जाता। तो इस प्रकार का जो समय धर्म शिक्षा भी एक अच्छी थी, लेकिन धर्म शिक्षा नहीं मिल पाया कहता है। तो हमें धर्म शिक्षा भी मिलनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के साथ साथ धर्म की शिक्षा में भी हमें रुचि रखनी चाहिए कहता है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया, उसका कारण यह रंगादाई का बोया हुआ बीज रही। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते, और इसलिए बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठन ना हो पाया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपनी जो जीवनी जो शिक्षा दीक्षा थी वह हम सबों में पेश करते हैं और हमें जागृत करता है कि शिक्षा के महत्व को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सभी विषयों को अपना जो जिसमें अच्छा रुचि है उसे मन लगाकर पढ़कर हमें पढ़नी चाहिए, जिससे कि हम अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सके। साथ ही केवल पढ़ने की बात नहीं, केवल शिक्षा के साथ साथ वह हमें आवश्यक गुणों को भी बताता है कि हमें अपने माता पिता का भी सेवा सत्कार करनी चाहिए। अपने अवगुणों को त्याग कर हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहता है कि धर्म शिक्षा में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी से हमारा विकास, देश का विकास, और हम एक अच्छे नागरिक भी बन सकेंगे। ठीक है, तो जितने भी इधर वर्ड्स मीनिंग है उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, इधर मैंने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे लिख दिया हूँ कुछ पेंसिल से। लेखक किस प्रांत के विद्यार्थी था? लेखक सोरठ प्रांत के विद्यार्थी। लेखक अपने को कैसा विद्यार्थी समझता था? एक योग्य विद्यार्थी। ठीक है। लेखक को रेखागणित से मुश्किल कौन सा विषय लगा? संस्कृत। क्यों लगा? क्योंकि लेखक के दृष्टि से वह विषय सब रटना ही था। ठीक है, इधर जितने भी ऑप्शन है इसे मैं टिक कर दिया हूँ। ओके, और इधर क्वेश्चन नंबर 3 का इस मैंने पेज नंबर लिख दिया, उसे आप लोग पेज नंबर में जाके देख लीजिएगा, उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, उसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इधर इसे आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना मैंने एक कर दिया हूँ। नारी से नारीत्व, सेवक सेवा। इस प्रकार से आप लोग बच्चा का बचपन, कवि का कविंद्र से ढूंढ के आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ओके।